हेलो बच्चों, मैंने आपको ब्लड के पार्ट में बताया था कि ब्लड किसे कहते हैं और ब्लड क्या होता है। और मैंने ये भी बताया था कि ब्लड में मौजूद जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं वो क्या होते हैं, और उनको पूरे डिटेल में पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। बच्चे, एक बार क्या हुआ कि मम्मी घर पे नहीं थी मेरी, तो खाना मुझे बनाना था। खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा ही। और खाना बनाना था तो मैंने पहले सोचा कि सब्जी बना लेता हूँ, फिर बाकी बनाऊंगा। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने सब्जी काटना शुरू किया। और चाकू कहाँ चलाने आता है, तो हुआ ये कि सब्जी काटते काटते मैंने उंगली काट ली अपनी। तो उंगली काट ली तो खून बहने लगा। अब खून बहने लगा तो थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ देर बाद क्या हुआ कि खून बहना बंद हो गया, खून जम गया। तो आखिर वो खून बह रहा था तो जम कैसे गया, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि वो खून बहना बंद कैसे हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ अपने शरीर के अंदर कि जब बॉडी कट गई है, उंगली कट गई, जो खून चालू हो गया बहना, बहते रहना चाहिए था, तो क्यों वो खून बहना बंद हो गया। उसी के बारे में हम जानेंगे कि खून जमता कैसे है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग आज हम पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ये मैक्सिमम 4 मिनट लेता है। ये मैक्सिमम 4 मिनट लेता है। 4 मिनट के अंदर कैस्केडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और हमारा खून का बहना बंद हो जाता है। मतलब खून जम जाता है, या कह सकते हो ब्लड क्लॉट हो जाता है। बच्चे, ये जो कैस्केडिंग प्रोसेस है, ये कैस्केडिंग प्रोसेस 4 स्टेप्स में पूरी होती है। ये कैस्केडिंग प्रोसेस है, ये 4 स्टेप्स में पूरी होती है। इसका जो पहला स्टेप है, वो क्या होता है कि जब हमारी उंगली कट जाती है, कटने के बाद जो खून बहना चालू होता है, अगर अगर ये कैस्केडिंग प्रोसेस ना होता, अगर हमारी बॉडी में ये कैस्केडिंग प्रोसेस ना होता तो हमारा खून का बहना रुकता ही नहीं। और जब खून का बहना रुकता ही नहीं, मतलब खून लगातार बहते रहता, तो उसकी वजह से क्या होती कि हमारी मौत हो जाती। ब्लड जो है हमारे बॉडी के हर पार्ट से बह रहा है, तो जहां कट लगा है वहां भी बह रहा होगा। और खून में मैंने बताया तुमको कि प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सभी बह रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो थ्रोम्बोसाइट, मैंने तुम्हें बताया था कि प्लेटलेट्स को ही प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है कि प्लेटलेट्स, तुम देखो कि जब खून निकल रहा होता है बॉडी कटने के बाद, थ्रोम्बोसाइट जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही थ्रोम्बोसाइट एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये थ्रोम्बोसाइट तुरंत ये थ्रोम्बोप्लास्टी में आता है। क्या मतलब बच्चे, थ्रोम्बोप्लास्टी में आ जाता है। बच्चों, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये कैल्शियम से मिल जाएगा और प्रोथ्रोम्बिन से के साथ, ये कैल्शियम जो है कैल्शियम के साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल जाएगा और प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएगा और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिल करके ये थ्रोम्बिन बना देगा। तुम ये समझो कि जो प्रोथ्रोम्बिन है अभी ये इनएक्टिव केस में है। प्रोथ्रोम्बिन जो है अब ये इनेक्टिव केस में है, और जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जो है प्रोथ्रोम्बिन से मिलेंगे, ये तुरंत थ्रोम्बिन बना लेगा। ये थ्रोम्बिन जो है अब ये एक्टिव केस में है। अभी जब तुम ये समझो कि थ्रोम्बिन जो है जब इनेक्टिव है तो वो प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन इनेक्टिव होता है, और जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलते हैं प्रोथ्रोम्बिन से, वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देते हैं और वो बना देते हैं थ्रोम्बिन। ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप बच्चे जानेंगे कि थर्ड स्टेप में क्या होता है कि थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन जो है उससे मिलेगा। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से मिलेगा और ये बनाएगा फाइब्रिन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे, फाइब्रिन बनाएगा। जब थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से मिलेगा तो वो बनाएगा फाइब्रिन। ठीक है, अब फाइब्रिन क्या होता है, ये अब ये फाइब्रिन बन गया है। ये है स्टेप थर्ड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। नेट मतलब जालीनुमा होता है। जालीनुमा कैसा होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये जो है
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट साथ मिल जाता है तो उस समय क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब कैसे होता है मैं बताता हूँ। जब उंगली कट जाती है तो उस समय ये फाइब्रिन जो है ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये इतना महीन होता है कि इसके बीच में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये जो है ये आकर के इसमें फंस जाते हैं। ये फंस जाते हैं इसमें, जब इसमें फंस जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे एक थक्का जैसा बनने लगता है। मतलब तुम देखो होगा कि वो मोटा मोटा हो जाता है, पापड़ी जैसी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि ब्लड जो है इस जालीनुमा स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसे कहते हैं ब्लड का जमना या थक्का। अब बच्चे तुम मुझे ये बताओ, इतना सारा जो प्रोसेस हुआ है, ये जो कैस्केडिंग प्रोसेस मैंने 4 स्टेप्स में तुम्हें बताई मैंने, इसमें जो ब्लड क्लॉट हो गया, अब तुम मुझे इसमें तुम कहीं बताओ इसमें विटामिन के कहाँ आया? विटामिन के कहाँ आया? हाँ, तुम ये जरूर कह सकते हो कि विटामिन के जो है इस प्रोसेस को फास्ट करने में मदद करता है। इस प्रोसेस को फास्ट करने में मदद करता है। अब ये नहीं करता है कि यही जो है खून को जमाता है अकेले, ऐसा नहीं। ये विटामिन के क्या करता है कि इस प्रोसेस को फास्ट करता है। अगर ये ना होता, मतलब कि अगर विटामिन के नहीं होता, अगर ये हेल्प नहीं करता, तो ब्लड तो जमता, लेकिन ये 4 मिनट के अंदर या उससे कम में नहीं जमता, समय लेता। तो क्या होता करता क्या है कि विटामिन के जो है इस ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को या कैस्केडिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। बच्चों, जब बॉडी कट जाती है तो ब्लड बाहर आता है तभी जमता है। अगर ऐसा होता कि ब्लड शरीर के अंदर ही जम जाता तब क्या होता? बच्चा तुमको बताऊं मैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mmHg से लेकर के 80 mmHg होता है। अब तुम सोचो कि जो 120 की रफ्तार में ब्लड नसों में दौड़ता है, अब तुम सोचो कि अगर अगर ऐसा होता कि ब्लड जो है नसों में ही जम जाता या शरीर के अंदर जम जाता तो क्या होता? तो इतना इतना जब रफ्तार है तो क्या होता कि नस फट जाती। तो नस के फटने को क्या कहते हैं हेमरेज। ये अक्सर ब्रेन में ही होता है, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो बहुत महीन महीन पतली पतली नसें होती हैं, और वो होता इसलिए है कि विटामिन के की अधिकता हो जाती है। ऐसा होता है कि ब्लड बॉडी के अंदर ना जमे, उसके लिए एक प्रोटीन होता है हिपेरिन, जो एंटी क्लॉटिंग होता है। क्या होता है बच्चों? एंटी क्लॉटिंग। ये इतना खतरनाक होता है कि ये ब्लड को बॉडी के अंदर जमने ही नहीं देता है। अभी जो मैंने कैस्केडिंग प्रोसेस बताया, वो क्या करता है, वो कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होता है कि ब्लड को जमाता है, लेकिन ये इतना खतरनाक होता है कि ये ब्लड को जमने ही नहीं देता है। ये कहता है कि जब तक मैं हूं ब्लड को जमने नहीं दूंगा, तुम जमा के दिखाओ। तो अब होता क्या है कि इसका भी एक 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 ड्रॉबैक है। ये एयर के कांटेक्ट में आते ही ये मर जाता है, हिपेरिन मर जाता है। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, हिपेरिन मर जाता है, तब ब्लड का जमना शुरू होता है, तब कैस्केडिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये है कि बॉडी में हिपेरिन जब तक होता है तब तक ब्लड बॉडी के अंदर नहीं जम सकता। तुम देखे होगे बच्चे कि कभी कभी डॉक्टर सुई लगाता है तो सिरिंज में ठोक करके हिला करके जितना भी उसमें एयर बबल्स होते हैं उसको बाहर निकालता है, कुछ दवाई भी बाहर निकाल देता है, और तब सुई लगाता है। तो वो क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि जैसे एयर के कांटेक्ट में हिपेरिन आएगा, और हिपेरिन वहीं डेड हो जाएगा और ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो है ज्यादा डेंजरस होता है, ब्लड बॉडी के अंदर नहीं जमना चाहिए। इसके लिए हिपेरिन रिस्पॉन्सिबल है कि हिपेरिन ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। अच्छा,
कभी बच्चा ऐसे होता है कि डॉक्टर ने सुई लगा दी और सुई लगाने के बाद मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अब दर्द होता है तो उस मरीज को थोड़ा ही पता है कि क्यों दर्द हो रहा है, ये फूल जाता है। तो डॉक्टर से जाके कहता है कि डॉक्टर साहब फूल गया है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि गर्म पानी में नमक डाल करके कपड़ा से सेकिएगा। ठीक है, अब डॉक्टरवा कैसे बताएगा कि गलती उसी की है। अब वो सुई लगाने में गलती किया है और सुई में जो है सिरिंज के अंदर जो है एयर था और उसको ऐसे लगा दिया है, उसकी वजह से गलती कैसे बताए। अच्छा, हिपैरिन का फॉर्मेशन जो है, अब तुम देखो कि लीवर के अंदर ही हिपैरिन का फॉर्मेशन होता है, प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है और फाइब्रिनोजेन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों आज हमने सीखा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ब्लड क्लॉट कैसे होता है, कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होती है। तो बच्चों तुम्हें आज की इस वीडियो सीखने को मिला हो तो बच्चे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।